कल जो स्वर पढ़ा रहा था उसके आगे क्लास देखते हैं। स्वर बताए आपको बहुत सारे, जैसे अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ए, ऐ, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर थे। अब ये स्वरों के उच्चार देखो, इन्हीं को बोलते हैं स्वर तंत्र। स्वर तंत्र इनका अलग से उच्चारण स्थान है। देखिए मैं कुछ बता रहा हूं, जैसे अंतस्थ, अंतस्थ इसी में होता है। इसके बाद आता है तालु, इसके बाद आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य के बाद आपके पास आएगा कौन सा, दंतव्य या दंतोष्ठ। इसके बाद आता है होठ, तो इसी को बोलते हैं ओष्ठ, ओष्टव्य, ओष्टव्य। ये चार पांच ठो और इसी से पूछेगा स्वर को, इसको इसमें क्लासिफाइड करना है आपको। तो ओट से तो मैं उस दिन बता दिया था, उ उ ओ, देखो होठ से ही हो रहा है ये, होठ का गोल होना। ठीक है, उ उ उ उ और ओ, ये ओष्टव्य में आ गया। उ उ ओ औ, उ उ ओ औ। ठीक है, ये किस में आ गए, होठ पे आ गए। अब देखिए ध्यान से मेरी बात, अंतस्थ, ये प्रारंभ वाला इसमें डाल दीजिए, अ और आ। तालव्य में इसको डाल दीजिए, ई और ई। ठीक है, मूर्धन्य में आता है री, मूर्धन्य में क्या आता है, री। एक बात याद रखना, तालव दंतोष्ठ से कोई भी नहीं बोला जाता स्वर, किसी भी स्वर। क्वेश्चन क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, निम्नलिखित में से कौन सा, इनमें से कौन से या किस से स्वरों का उच्चारण नहीं होता, दंतोष्ठ। किससे उच्चारण नहीं होता, दंतोष्ठ से। ठीक है, यही चीज पूछेगा, मैं बता तो रहा हूं आपको, क्लासिफिकेशन पूछेगा। ठीक है, स्वर कितना ठोता है, 11, दुनिया में कभी नहीं पूछने वाला, गया वो जमाना। ठीक है, उ ओ औ, उ और ओ औ, इसमें आ गया आ ई। अब बच्चा क्या, ए। देखो ध्यान से, अब मैं बोल रहा हूं ए ऐ, इसमें आएगा। लेकिन अब मेरी बात सुनना, दो खेल बता रहा हूं आपको मैं, ये एक और ये एक, ये सब स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ का मतलब होता है कंठ से, अंतस्थ का मतलब होता है कंठ, इसी को मैं कंठव्य भी बोल सकता हूँ। अंत, इसको इसके ले रहे भैया तुम लोग, इसी को मैं अंत क्या बोल सकता हूँ, कंठव्य। ये कंठव्य जो कंठ से निकलता है, आ। कंठ के ऊपर कहाँ होता है, जहां पर आप, आपका जीभ ऊपर वाला जो लेयर है, दरवाजा कपाट है ऊपर का, ऊपर वाला, ये कहलाता है तालु, ई ई ई। ये जब जीभ आपका जाके ऊपर दीवार में टकरा रहा है, ई। ठीक है, मूर्धन्य री, मूर्धन्य में क्या आएगा, ए भी, सॉरी, मूर्धन्य में केवल री आएगा, तालव में ए भी आ रहा है, ए। ठीक है, दंतोष्ठ होता ही नहीं है, ओष्ठव्य, उ उ ओ औ, ओ। अब लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो मैं जिसको ब्रैकेट में डाल रहा हूं, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, ये ए ए ऐ। अब अकेले ये ना तालु से नहीं होता है, कंठ और तालु को मिलाकर, कंठ और किसको मिलाकर, तालु को मिलाकर, ये कहलाता है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, अकेले नहीं, ये दोनों मिलकर क्या कहलाएगा, कंठ तालव्य। क्या कहलाता है, कंठ तालव्य। ठीक है, वैसे ही ये जो ओ औ है, ये कंठ तो रहेगा, कंठ के साथ क्या रहेगा, ओष्ठव्य, तो ये बोलता है कंठोष्ठ। क्या कहलाता है, कंठोष्ठ।
ये कहलाते हैं स्वर तंत्र। क्या कहलाते हैं? स्वर तंत्र। ठीक है, आपको एक्टिव रहना है। आपको कैसे रहना है? एक्टिव। क्वेश्चन इसी से पूछेगा, और कोई नया चीज तो लिखा नहीं है। यही तो कल से पढ़ा रहा हूँ। स्वर 11 होते हैं। प्रारंभ में 2 डाल दीजिए, उसके बाद वाले में 2 डाल दीजिए, उसके बाद वाले में री, तीनों लाइन से डाल दिए। होंठ के लिए बताया था क्या? उ उ ओ औ। दांत से बोला ही नहीं जाता, बचा क्या? ए। बचा क्या? ए। कहाँ चले जाएगा ये? तालव्य में। लेकिन अकेले नहीं बेटा, आपको याद रखना है कंठ तालव्य, और वैसी याद रखना है कंठ ओष्ठव्य, तब आएगा ओ और ओ, यही दोनों पूछेगा। और ठीक है, चलिए यहां तक पढ़ा दिया था। चलिए आगे बढ़ते। आरोग्यवा, अयोग। देखो ये देखो, योग का मतलब होता है जुड़ना, और अयोग का मतलब नहीं जुड़ना। ना आएगा अयोग। क्या कहलाएगा? अयोग। अयोगवा। देखिए, अनुस्वार अम और विसर्ग आहा को अयोगवाह माना गया है, क्योंकि ये दोनों ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। ना तो ये क्या है? स्वर हैं, और ना ही क्या है? व्यंजन है। तो ना तो स्वर से जुड़ रहा है, ना तो व्यंजन से जुड़ रहा है, इसलिए नाम क्या हो गया? अयोग। ना तो स्वर से जुड़ रहा है, ना तो व्यंजन से जुड़ रहा है, इसलिए नाम क्या हो गया? अयोग। ठीक है, ये स्वर के सहारे चलते हैं। ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका प्रयोग होता है। देखिए, किसके सहारे चलता है? ये स्वर के सहारे चलता है। स्वर और व्यंजन दोनों में इसका, देखो अंगूर लगा ना, अंगूर, तो अ के साथ लगा तो कैसे क्या हो गया? स्वर। और ये हुआ रंग, उसके साथ लगा तो ये क्या हो गया? व्यंजन। अंगूर और रंग। तो ये स्वर और व्यंजन दोनों, देखो ना तो ये स्वर है, ना तो ये व्यंजन है, ना तो ये स्वर है, ना तो ये व्यंजन है। लेकिन याद रखना है, ये स्वर के सहारे चलता है। किसके सहारे चलता है? स्वर के सहारे चलता है, और स्वर और व्यंजन दोनों में इसका उपयोग होता है। चूंकि इन दोनों का जाति योग ना तो स्वर के साथ होता है, ना ही व्यंजन के साथ होता है, इसीलिए इसे अयोग कहते हैं। फिर भी ये अर्थ ग्रहण करते हैं, या अर्थ का निर्वाह करता है, अतः इसे अयोगवाह कहा जाता है। पंडित किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार इनकी स्वर तंत्र गति नहीं होती, इसलिए ना तो ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है, इसलिए ये व्यंजन भी नहीं है। दूसरे शब्दों में स्वर और व्यंजन जो जो गुण हैं वे इसमें नहीं हैं। क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा ना तो स्वर है ना तो व्यंजन? और आहा। और आहा, इसी को क्या बोला गया? अयोगवा। क्या बोला जाता है? अयोगवा। ठीक है, अयोगवा स्वर के बाद आता है, और व्यंजन स्वर के पहले आते हैं। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए, जैसे मैं राम लिख रहा हूं, तो ये आधा र प्लस अ, व्यंजन पहले आ रहा है कि स्वर पहले आ रहा है? व्यंजन पहले आता है, फिर स्वर आता है। देखो ध्यान से, अयोग वह स्वर के बाद आता है। अगर मान लीजिए मेरे को इसमें आहा का उपयोग करना है, तो और बाद में आएगा कि पहले आएगा? स्वर के बाद आता है, स्वर के। ये हुआ रम। अब इसको कैसे लिखूंगा मैं? इसको अब ऐसे लिखूंगा, देखो ध्यान से। पहले आया व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर के बाद कौन आया? अयोगवा। कौन आया? अयोगवा। हमेशा स्वर के बाद आएगा, लेकिन व्यंजन स्वर से पहले आएगा। ठीक है, और व्यंजन स्वर के पहले आते हैं। इसे निम्नलिखित उदाहरण से समझा जा सकता है। आ जाइए, ये देखो, आधा ग ये है व्यंजन, ये अ क्या हुआ? स्वर। इसको मिलकर क्या बना? ग। अब देखो ध्यान से, आधा ग, ये अ और ये क्या हुआ? गम, अम। लगने का स्थान देखो, म अ, ये हो गया म, और अगर इसमें आहा लगा दिया
तो क्या हुआ, मह। हमेशा ये स्वर के बाद जुड़ेगा, जबकि व्यंजन हमेशा कहाँ जुड़ता है, स्वर के पहले जुड़ता है। चलिए, अनुस्वर। अनुस्वार का चिन्ह शिखर के ऊपर चंद्र बिंदु होता है, ठीक है, ऊपर के बिंदु ही हो ठीक है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है और उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है। यह स्वर के बाद आने वाली व्यंजनवत ध्वनियां हैं, जिसे जैसे ये देखो, बंदर, क्या बोल रहा हूं मैं, बंदर, कंधा, शंभु, दंत, कंठ। अगर मैं इसमें ब को तोड़ूंगा तो ये ब ऐसे टूटेगा, आधा ब प्लस अ प्लस ये हुआ बुम, बन, फिर आएगा दर, ठीक है। विसर्ग, यह भी अनुस्वार की भांति स्वर के बाद आते हैं और व्यंजन की तरह उच्चारित होते हैं। इसके उच्चारण में ह निकलता है, ह, जैसे नमः, ह निकला, ये देखो नमः। जैसे प्रातः, ह निकला, तो इनके उच्चारण में आहा, इसके उच्चारण में क्या निकलता है, ह की ध्वनि कंठ से बोली जाती है, ठीक है। देखो, ये बता चुका हूं अनुनासिक और निर्नुनासिक किसको बोलते हैं। अनुनासिक जिस जो नाक से, नाक और मुंह से ध्वनि मतलब हवा निकले, उसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक, क्योंकि अनुसरण करना है, अनुनासिक। और जिसमें नाक और नाक से हवा ना निकले तब वो क्या कहलाता है, निर्नुनासिक। अगर किसी भी स्वर के साथ चंद्र बिंदु लगा दिया जाए तो अनुनासिक होगा कि निर्नुनासिक होगा, अनुनासिक होगा। और समस्त स्वर क्या होते हैं, निर्नुनासिक। क्या होते हैं, निर्नुनासिक। पढ़ा चुका हूं मैं इसको। आ जाइए व्यंजन में, ठीक है। जैसे अपन स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉवेल्स, वैसी व्यंजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंसोनेंट्स, ठीक है। तो अपने को क्या स्टार्ट करना है, व्यंजन। क्या स्टार्ट करना है, व्यंजन। कुछ नहीं है, आपको बस दो चार बातें ध्यान में रखना है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता होता है, परिभाषा, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं, ठीक है। व्यंजन वर्णों का ही मूल, व्यंजन वर्णों का ही मूल व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण अ की ही ध्वनि से होता है। हर एक के उच्चारण में कुछ रहे मत रहे, अ छुपा है। कुछ भी बोल के देख ले, र अछूटा है, म अछूटा है, स अछूटा है, त अरे मेरे आखिरी में अ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। स न अ निकल रहा है, अ, बस, ठीक है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण अ की ही ध्वनि छिपी रहती है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, ओके। किसके उच्चारण के बिना व्यंजन का उच्चारण ही संभव नहीं है, या किस वर्ण के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, अ। स्वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित होते हैं। देखो, स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जो होते हैं उस पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। चलें आगे से, इधर देखो, इसका को बनाना है मेरे को, क बनाना है। तो ये देखो, इसको तो पढ़ा ही नहीं जा सकता। भले मैं बोल रहा हूं ये आधा क है, लेकिन कैसे बोलेगा, आधा क, ठीक है। जब इसमें अ जुड़ जाएगा तब ये क्या बन जाएगा, क। वैसे ही ख में, आधा ख में जब अ जुड़ जाएगा तब क्या बना होता है। इसीलिए बोला, हर व्यंजन के साथ कुछ जुड़े मत जुड़े, क्या जुड़ा रहता है, अ जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है, अ जुड़ा रहता है। मानक रूपों में व्यंजन की मूल संख्या 35, 33 प्लस 2। स्पर्श व्यंजन 25, ये याद रखना आपको ज्यादा जरूरी है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। ऊष्मा व्यंजन की संख्या 4 है। और द्विगुण व्यंजन, कौन सा व्यंजन, द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होती है। क्या क्या बोला, अंतस्थ की संख्या, ठीक है। द्विगुण को ही उच्छिप्त की भी कहा जाता है, कई जगह पर इसी को क्या बोला जाता है, उच्छिप्त व्यंजन। क्या व्यंजन बोला जाता है, उच्छिप्त व्यंजन। किसको बोला जाता है, द्विगुण को।
जिसके नीचे बिंदु बताया था, ड और ढ, ड और ढ। ठीक है। स्पर्श व्यंजन, ध्यान से देखिए, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या तो कंठ को इसका स्पर्श करेगा, या देखो लाइन से ऐसी याद रखना, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद होंठ, और होंठ के बाद, अरे नहीं, पहले दांत आएगा, दांत के बाहर क्या है, होंठ, ये है सीक्वेंस। सबसे पहले गला, सबसे पहले गला, गला के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य के बाद दंत, और दंत के बाद ओष्ठ, दंत के बाद ओष्ठ। ये ऐसा सीक्वेंस है। इन्हीं को 5 पंचे 25, ये हैं स्पर्श व्यंजन। कैसे व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है। इसे ही वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसे ही क्या व्यंजन बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन। कचड़ तप, क च ट त प, क वर्ग, छ वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, वर्गीय व्यंजन। मैं क वर्ग बोल दूंगा मतलब 5 आएगा, क ख ग घ अंगा। जैसे मैं क वर्ग बोला तो एक नहीं आएगा, उसमें कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। कौन सा 5, क ख ग घ अंगा, ये पांचों के पांचों शामिल हो जाएंगे उसमें। ये क वर्ग, ख वर्ग में, ख, अरे ट वर्ग में च छ ज झ इया, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अणा, त वर्ग में त थ द ध न, और प वर्ग में प फ ब भ म। ये 5 पंचे 25 खत्म। ठीक है। ये रहे आप कचड़ तप, क च ट त प, कचड़ तप, कचड़ तप बोल 3-4 बार, क च ट त प, कचड़ तप, कचड़ तप, कचड़ तप, कचड़ तप। याद हुआ, वैसे भी होली आ रहा है। ठीक है। कचड़ तप, कचड़ तप, कचड़ तप। कौन कौन सा वर्ग, क च ट त प, उसके बाद त के बाद प। देखिए, क वर्ग में क ख ग घ अंगा, च वर्ग में च छ ज झ इया, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अणा, त थ द ध न, प फ ब भ म। अब ध्यान से देखो ना, यहीं पर कहानी है। ये 25 जो हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये 25 के 25 क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन, स्पर्श। इसमें से जो कंठ को टच करता है उसे बोलते हैं कंठव्य। उच्चारण का स्थान कंठ, उच्चारण का स्थान कंठ माने गला, और ठीक है, इसलिए नाम है इसका कंठव्य। देखिए, बोल के देखिए, क ख ग घ और अंगा केवल गले का काम है। बोल के देखो, बोलना है, क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा। किसी और का काम आपको यूज करना पड़ रहा है क्या बोलते समय, केवल गला। देखो, ये देखो, यहां पर हाथ रखो, बोलो क ख ग घ अंगा। केवल किसका काम हुआ, गले का। इसीलिए इसका नाम है, गला को बोलते हैं कंठ। नील है कंठ जिसका, अर्थात विष्णु, शिव जी। अच्छा, अरे तुम लोग का कोई ठिकाना नहीं है, किसी भी भगवान को कुछ भी बना दोगे तुम लोग। ठीक है। हाँ, तो ये कंठ का यूज हो रहा है, इसीलिए इस वर्ग का नाम है कंठव्य। या तो क वर्ग बोलो चाहे कंठव्य बोलो, या तो क्या बोलिए, क वर्ग बोलो, क्या वर्ग बोलो, क वर्ग, या बोलो कंठव्य। दूसरे नंबर पर कंठ के ऊपर आओगे तो तब मिलेगा तालु। देखिए, जीभ को ऊपर फेरो छत में, जहां रगड़ रहा हूं ना, वही स्थान क्या कहलाता है, तालु। वही स्थान क्या कहलाता है, तालु। देखो, च, देखो ये जीभ गया और ऊपर टच हुआ, च छ ज झ इया। बोलो, बोलना है, जो नहीं बोलेगा भगाऊंगा क्लास से। सोने में उठने नहीं आए, यहाँ सुलाने नहीं बुलाया हूं मैं। बोलना है, च छ ज झ इया।
जीभ जाके ऊपर दीवार में टकरा रहा है, बोलो च छ ज ज इया, वही है तालु। जगह कौन सा कहलाता है? तालु। इसीलिए ये जो वर्ग है तालव्य कहलाएगा, या कहलाएगा पहला वर्ग क्या है? च वर्ग, या कहलाएगा च वर्ग, या कहलाएगा तालव्य, क्योंकि बोलने का स्थान क्या है? तालु। बोलने का स्थान क्या है? तालु, इसीलिए इसे तालव्य बोला जाता है। तालु के बाद मूर्धा, तालु के बाद मूर्धे से बोला जाएगा, इसीलिए वर्ग है मूर्धन्य, या बोला जाएगा ट वर्ग। कौन सा वर्ग? अब देखो मस्त आपका जीभ पलटी होगा और जाके टकराएगा, जैसे इमली उमली चट से कर, वैसे देखो ट ठ ढ ढ अण, ट ठ ड ढ अण, जीभ पलटा ऊपर गया, टच होके आ रहा है, ट ठ ड ढ अण, यही है मूर्धा। ठीक है, इसमें जीभ पलट के ऊपर दीवार को टच करेगा, तब वो मूर्धन्य कहलाएगा। ठीक है, कब क्या कहलाएगा? मूर्धन्य। ठीक है, इसी को अपन ट वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये ना ट वर्ग कहलाया मूर्धा, इसी को क्या बोलते हैं अपन? मूर्धन्य। ठीक है, इसके बाद देखिए और एक कंठ से आए कहां पर? तालु में। तालु से कहा है? मूर्धा में। अब मूर्धा के देखो जीभ के बाद ये अब आपको आना है दांत पर। हंसते हो तो क्या दिखता है? दांत। अब दांत पर आना है, तो दांत पर आएंगे तो देखो, इसीलिए इस वर्ग का नाम है दंतोष्ठ या दंत। सॉरी, क्या है? दंतव्य। क्या बोलोगे? दंतव्य। दांत से संबंध है, दंत। अरे दंतव्य बोल रहा हूं तो दंतव्य बोलना है, क्या बोलना है? दंतव्य। ठीक है, इसी को त वर्ग बोलो। चलिए, त थ द ध न, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलना है, त थ द ध न। देखिए जीभ जाके दांत को टच कर रहा है, जीभ जा रहा है दांत को टच कर रहा है, जीभ जा रहा है किसको टच कर रहा है? त थ द ध न, इसीलिए बोलना है दांत या दंतव्य। त थ द ध न, जीभ जा रहा है दांत को टच कर रहा है, जीभ जा रहा है किसको टच कर रहा है? दांत को। ये हो गया दंतव्य। क्या हो गया? दंतव्य। इसके बाद देखिए प वर्ग बोलिए चाहे ऊंट, केवल अगर होंठ ना हो, मैं दोनों होंठ काट दिया तेरा, बोल के दिखा प। क्वेश्चन आया था राजस्थान महिला उसमें शिक्षकों के लिए, राजस्थान में। ठीक है, अगर होंठ ना हो तो निम्नलिखित में से कौन किसको नहीं बोला जाएगा? ओष्ठव्य को। किसको नहीं बोल पाओगे? ओष्ठव। प अ फ प फ ब भ म, प फ ब भ म। होंठ रहेगा नहीं तो क्या निकलेगा? बस अ प फ ब भ म। ठीक है, तो ये चूंकि किससे बोला जा रहा है? ओष्ठ से, इसीलिए इसका नाम क्या है? ओष्ठव्य। इसका नाम है दंतव्य। क्या बोलेगा? दंतव्य। ठीक है, ओष्ठव्य, दंतव्य, मूर्धन्य, तालव्य और कंठव्य। ये 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। कहीं ना कहीं स्पर्श हो रहा है, इसलिए नाम क्या है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श कर ही रहे हैं, कोई गला को स्पर्श कर रहा है, कोई मूर्धा को, कोई तालु को, कोई दांत को, कोई होंठ को, ये सब क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाते हैं? अब देखिए इसके बाद दूसरे नंबर पर है अंतस्थ। अंतस्थ अंदर से निकलेगा, कहीं कुछ टच नहीं होगा, इसलिए क्या है? अंतस्थ। कहीं किसी भी प्रकार का किसी से कोई टच नहीं होगा। यार अलावा कहां से निकला बताओ? बोलो यार अलावा, यार अलावा, यार अलावा, कहां से निकल रहा है? पता ही नहीं है, अंतस अंदर से, इसलिए नाम क्या है इसका? अंतर। हिंदी व्यंजन ध्वनियों में अंत अंत व्यंजन यार अलावा है। इनके इनके उच्चारण जीभ, तालु, दांत, होठ परस्पर टकराने पर पड़ता है, किंतु नहीं भी पूर्णतः ये स्पर्श नहीं होते। ये चारों ना तो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, देखो जो पीछे 5 बताया हूं उसमें कभी किसी से टकरा जा रहा है, कभी किसी से टकरा जा रहा है। यार अलावा कन्फर्म नहीं हो रहा है कि किससे मेरे को यह निकल रहा है, किससे र निकल रहा है, किससे व निकल रहा है।
इसीलिए इनको किस में रखा गया, अंतस्थ में। तो आपको 4 व्यंजन जानना है जो अंतस्थ हैं। य र ल व, य र ल व, य र ल व ल व तेरी आंखों का जादू, गाना सुने हो आए? अरे है भैया एक ठोक, हाँ मिस्टर य र ल व तेरी आंखों का जादू, वो गाना है उसका। अरे क्या नाम है, काजोल के पति क्या नाम है? हाँ ठीक है, फिल्मी है। हाँ ठीक है। यारलवा अंतस्थ है, यारलवा क्या है, अंतस्थ है। स्पर्श व्यंजन कितने, 25 और 4 कितने हो गए, 29, 29। 29 के बाद देखो ऊष्मा, भयानक टाइप का एनर्जी निकलेगा ऊष्मा, अभी तुरंत एकदम प्राण छूट जाएगा। श श श ह, श श श ह, ऐसे एकदम अबक तबक है, श श श ह, तो निकला ऊष्मा। इसी को क्या बोला, ऊष्मा व्यंजन। 4 श श श ह, श श श ह। एक बार क्रम पूछा है तो पहले याद रखना संकर वाला सा आगे आएगा, ठीक है। फिर शेष नाग आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, शेष नाग आएगा। फिर जा सरोता का, सरोता का शंकर भगवान। अरे इसका क्रम पूछा था तीनों, स स श का पहले कौन आता है, छोटा सा, ठीक है। स श श फिर ह, बोलने पर एक अलग से एकदम अंदर से हवा निकल रहा है, देख श श स ह, निकल रहा है हवा, इस ऊष्मा निकल रहा है। बोलने का मतलब क्या निकल रहा है, ऊष्मा निकल रही है, इसीलिए किसमें आ गया, ऊष्मा व्यंजन। ये हो गए 4, 29 और 4 33। यही मूल व्यंजन थे पहले, यही मूल व्यंजन थे कितने, 33, 33 ये मूल व्यंजन में आते थे, 33। अब देखो द्विगुण, इसी के लिए एक और नाम बताया था मैं भी थोड़ा देर पहले, उच्छिप्त, इज आल्सो नोन एज उच्छिप्त, उच्छिप्त व्यंजन। ये है डमरू का ढ, लेकिन नीचे क्या लगा है, बिंदु। ढक्कन का ढ, क्या लग गया नीचे, बिंदु। सिंपल रहेगा तो कौन से वर्ग में था ये देखो, किस वर्ग में था, ट वर्ग में। सिंपल में किस में था, ट वर्ग में। लेकिन जब नीचे बिंदु लगा तब ये अलग से खुद व्यंजन हो गया और द्विगुण व्यंजन कहला रहा है। कौन सा व्यंजन कहला रहा है, द्विगुण व्यंजन। इसी को उच्छिप्त कहते हैं। जीभ का अगला भाग उलटकर मूर्धा को स्पर्श करने में ड और ढ का उच्चारण होता है। डॉक्टर हरदेव बहारी ने इसे उच्छिप्त व्यंजन, ये देखो किसने इसको उच्छिप्त व्यंजन कहा है, डॉक्टर हरदेव बिहारी, हिंदी का एक बहुत ही बड़ा लेखक है ये डॉक्टर हरदेव बिहारी। इसका ग्रामर पढ़ते हैं, डॉक्टर हरदेव बिहारी का क्या पढ़ा जाता है, ग्रामर पढ़ा जाता है, ठीक है। नाम क्या है, डॉक्टर हरदेव बहारी, ठीक है। इसने इसको उच्छिप्त व्यंजन कहा। ये ट वर्ग के ड और ढ के नीचे बिंदु लगाने से बनता है। शब्दों में इनका प्रयोग बीच में या देखो यही मेन है, इसको जो पकड़ लिया वो बना लेगा। शब्दों में इनका प्रयोग बीच में या अंत में होता है। क्वेश्चन ये कब काम आता है पता है, कौन सा सही है कौन सा गलत, समझ में आया कहां पर आएगा ये। हाँ चल तू बोल, पहले में कौन सा गलत कौन सा सही। पहला वाला गलत है बोल रही तू, दूसरा वाला सही है बोल रही तू, ठीक है। दूसरा में तुक्का मारो ना, तुक्का ही तुमको क्या, तुम कौन सा हिंदी में पीएचडी हो, तुक्का ही तो मारना है। दूसरे वाले में पहला गलत है, पहला, अरे सही की गलत, पहला सही मान लेते हैं दूसरा को गलत मान लेते हैं। तीसरे में ये पहला सही है दूसरा गलत है। कभी भी ये जिसके साथ चंद्र बिंदु लगा ये आगे नहीं होगा, पहला बात तो जिसके साथ चंद्र बिंदु लगा है वो आगे नहीं होगा।
तो ये गलत है और ये सही है। ठीक है, ये देखो ये बीच में है, या जहां जहां पर उपसर्ग लगेगा वहां पर वो बीच में रह सकता है। चलिए, तुम लोग को बुद्धि तो है नहीं, आगे चलते हैं। ये हमेशा शुरुआत में द्विगुण व्यंजन का प्रयोग नहीं किया जाता। ध्यान से इस लाइन को देखिए, शुरुआत में, इन द स्टार्टिंग द्विगुण व्यंजन का उपयोग नहीं होता। तो ये कहां पर होता है? बीच में। जैसे पढ़ना, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, पढ़ना कहां पर लगा? ये बीच में। कहां पर लगा? बीच में। कहां पर लगा? बीच में। पढ़ना कहां पर लगा बेटा? बीच में। ठीक है, ओढ़ना कहां लगा? बीच में। लड़का कहां लगा? बीच में। सड़क, बाढ़, आषाढ़, कड़ी, हथकड़ी। ओके, ध्यान से देखो, चलिए कौन सा सही है? कौन सा वाला? अब तो बेटा ये भी सही है और ये भी सही है। रीजन ये बता रहा हूं, अगर कोई सामने उपसर्ग लग रहा है, क्या लग रहा है? सामने उपसर्ग लग रहा है, तो भी इसको सही माना जाएगा। नी क्या है? एक उपसर्ग है। नी क्या है? एक उपसर्ग है। ठीक है, आगे इसका डिटेल जब बढ़ाते रहूंगा तो ऑटोमेटिक आपको आएगा। पहला तो आपको यह जानना है, द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग सामने नहीं होगा। मूलतः कहां नहीं होगा? सामने नहीं होगा, लेकिन कुछ शब्दों में सामने भी होता है। अगर किसी का उपसर्ग सामने लगा है तो भी उसको, क्योंकि नी क्या एक उपसर्ग है। देखो इसमें पढ़ना, इसमें पढ़ उपसर्ग है, ना प्रत्यय है। इसमें ये देखो बीच में आएगा। मैक्सिमम इनका प्रयोग, ध्यान से मेरी बात सुनना, सामने नहीं होगा। सामने नहीं होगा। मैक्सिमम इनका उपयोग कहां नहीं होगा? सामने नहीं होगा। ये याद रखना है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब नाम से ही स्पष्ट है, जुड़ा हुआ। संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ। संयुक्त का मतलब ये अकेले नहीं है, किसी न किसी के साथ जुड़े हैं। कौन है? अक्षा, त्र, ज्ञ और ये स्र। हिंदी वर्णमाला में स्थान दिया गया है, लेकिन ये मूल व्यंजन नहीं है। इससे पहले तक जो भी पढ़ा है 33 और 2 35, वो मूल व्यंजन है। ढ और ढ भी। अब वर्तमान में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी लेनी है आपको? 35, नाटा 33। कितना लेना है? 35। ड और ढ को भी मूल व्यंजन माना जाता है, लेकिन ये अक्षत्रा और ज्ञा, ये मूल व्यंजन ना होकर के संयुक्त व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। जैसे मैं बोला स्र, ये देखो पहले वाला छ, देखो क्षत्रिय। लोग बाग ऐसा भी लिख देते हैं, ये जा, अरे ये छ है, च छ झ झ इया वाला, क्षत्रिय। ठीक है, देखो ध्यान से, हमेशा याद रखना है, जुड़ने के लिए कमरा खाली होना चाहिए, जुड़ने के लिए सेटिंग नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी आई हैव ए बॉयफ्रेंड, खाली होगी तब तो बोलेगी ना हाँ, नहीं तो बाकी समय क्या बोलेगी? आई हैव अ। तो यही बोल रहा हूं, जुड़ने के लिए क्या होना चाहिए? पहले खाली होना चाहिए, आधा होना चाहिए। तो ये हमेशा बनेगा, पहले आधा होगा फिर क्या होगा? पूरा। मेरी बात ध्यान देना है, अगर पीछे वाले को भी आधा कर रहा है तो गलत हो गया। वो पहले आधा होगा फिर क्या होगा? पूरा। जगह खाली होगा तब तो भरा जाएगा। चलिए, कभी भी ऐसा कभी देखे हो क्या कोई खत्म होते? जैसे मैं लिख रहा हूं प्यार, ये ऐसे हो रहा है। कोई ऐसा देखा है क्या जो आधा पक उस पर खत्म करता होगा? या आप र आधा ऐसा खत्म हुआ आज तक? कोई नहीं होगा। हमेशा आधा वाला कहाँ लिखाएगा? पहले लिखाएगा। जगह खाली होगा तभी तो भरा जाएगा, नहीं तो बाकी अगर भरा है ऑलरेडी तो क्या बोल देगी? आई हैव अ बॉयफ्रेंड। ठीक है, हमेशा खाली होगा तब जगह क्या होगा? भरा जाएगा। इसीलिए आधा वाला हमेशा कहाँ आएगा? पहले आएगा। ये कई बार क्वेश्चन आएगा। ये जो छतरी का छ है,
ये किससे किससे मिलकर बना है? क और श से, क और स से। लेकिन ऑप्शन में आपको देगा आधा क आधा श, पहले देगा श को आधा सा आधा का, फिर देगा किसको? ये वाले को, क और श मिलकर बनता है क और श से। ठीक है, आधा कौन पहले रहेगा? क, फिर रहेगा श, दोनों मिलकर बनेगा छ। काहे का छ? छतरी का छ। तो आधा क और श से मिलकर बनेगा छ। ये देखो त्र कभी नहीं पूछेगा, क्यों? आधा त और र, त्र, आधा त और र, त्र, आधा त्र और आधा त और र, त्र। ये है आधा ज और इया, ज्ञ। लेकिन ज्ञ नहीं बोलते इसको, ज्य बोलते हैं, ज्य। आधा ज और इया क्या हुआ? ज्य। विज्ञान नहीं होता, विज्ञान होता है। अरे मैं बता रहा हूं, तेरे को कुछ नहीं आता था, फिर बता रहा हूं, विज्ञान नहीं होता, विज्ञान होता है। ये आधा ज और इया पढ़ो, क्या हुआ? ज्ञा। तो विज्ञान नहीं, विज्ञान। एक्चुअल क्या है? वो विज्ञान। लेकिन आदत नहीं है, सोनू को सोनू ही बोलोगे, ठीक है? वैसी वाला आदत पड़ चुका है विज्ञान बोलने का, है क्या? लेकिन वो विज्ञान। ठीक है, तो ये देखो ज्ञानी बनाना है अपने को। तो आधा ज और इया, आधा ज और आधा ही पहले आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? पहले ज और आधा। आधा कभी जीवन में ऐसा कुछ देखी कि आखिरी में खत्म होते जिसमें आधा हो? आधा प ले, यहां पूरा लिख डाले, अब आखिरी में क्या लिख रहे हैं? आधा, आधा ल, आधा स। ऐसा कुछ खत्म होते देखे हो? आधा हमेशा कहां आएगा? पहले आएगा। थोड़ा बहुत हिंदी घुस रहा है माइंड में? चलिए, वैसे ही ये श्र है, श्राप। क्या बोला मैं? श्राप। ठीक है, ये श्र, तो ये बना श से और ये बना र से। किससे बना? ऐसा था, तो बोले आधा करिए। तो आधा करे तो भाई साहब ये हो गया आधा ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, तो बोले ना इसको ऐसे घुमा, तो ये ऐसे ही रहा, देखो ये ऐसे ही रहा। ठीक है, ये ऐसा आया और इसी में क्या लगा दिए? तरा। क्या लगा दिए? तरा। और ये क्या बन गया? चल तुमको ज्यादा बताना बेकार लगता है, ये सब छोड़ो। सरा किससे बना है? आधा सा और र से, आधा सा और। चूंकि ये देखो ये जो चारों व्यंजन हैं, दो दो के में, ये देखो किसी ना किसी के मेल से बन रहा है, इसीलिए नाम क्या इसका? संयुक्त व्यंजन। क्या व्यंजन? और इसके बिना पेपर नहीं बनेगा, मैं बोल रहा हूं, जिसमें हिंदी का पोर्शन अच्छा है, इसके बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मैं बोल रहा हूं। और क्या क्वेश्चन आएगा? छ किससे किससे मिलकर बना होता है? आधा का आधा श, आधा का पूरा श, आधा पहले सा को इस पार रख देगा, क को उस पार रख देगा, फिर पूरा सा इस पार रख देगा, पूरा का इस पार रख देगा। दिमाग में याद रखना है, आधा हमेशा कहाँ आएगा? पहले आएगा। आधा का और श, तब अच्छा। त्र कैसे बना? आधा ज और आधा त और र, त्र, आधा त और र। तो इसीलिए उसको त्र को नहीं पूछेगा, इसके बाद पूछेगा ज्ञ को। वो ज्ञ नहीं है, ज्य है, विज्ञान, याद रखना। तो आधा ज और इया, आधा ज और इया, विज्ञान। इसके बाद क्या बच गया? स्रा, आधा श और र, र होगा पूरा, तब होगा ये श्र। ठीक है, जाओ श्र। चलिए, घोष और अघोष। जितने भी स्वर होते हैं सब घोष होते हैं कि अघोष होते हैं? पढ़ाया हूं, सभी जो स्वर होते हैं वो होते हैं घोष। घोष का मतलब होता है जिस पर आप बोलते समय उसमें कंपन उत्पन्न होगा, वाइब्रेट होना चाहिए। आ, देखो आखिरी में मेरा बात बोलते समय आखिरी में कंपन हो रहा है, आ, ई, ई, उ,
कुछ हुआ, र कुछ हुआ, न कुछ हुआ। तो ऐसे शब्द जिनको बोलते समय क्या हो, कंपन उत्पन्न हो, वाइब्रेशन हो, उनको बोला जाता है घोष या घोषत्व। और जिनको बोलने पर किसी भी प्रकार का कोई कंपन उत्पन्न ना हो, उसको बोलते हैं अघोष। पहले मतलब समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। घोष, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है, उसे घोष कहते हैं। ठीक है, घोष बता रहा हूं। सभी स्वर क्या हैं, घोष है। सभी स्वर क्या है, अ आ ई उ री, ए ऐ ओ औ, सब क्या है, घोष। इसके बाद देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। अब ये सब मैं बताऊंगा क्या है। और साथ में याद रखिए अंतस्थ व्यंजन भी, अलावा। क्या अंतस्थ बोलने का मतलब, अलावा। और सभी स्वर, और हर वर्ण का, का पहला, कचड़ तप, ये वाला याद है ना, कचड़ तप, इसका पहला, तीसरा और पांचवा, ये सब क्या है, घोष। ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, मैं चलिए ब्लॉक में डाल के दिखा देता हूं आपको, ये रहे। ये सब क्या है, घोषत्व। क्या है, घोष। हर वर्ग का कौन सा बोला, तीसरा, चौथा और पांचवा। ग, देखो कंपन हो रहा है, ग, घ, अंगा, झ, झ, थोड़ा तंत्रों में क्या हो रहा है, कंपन, वाइब्रेशन। जैसे वाइब्रेशन हुआ क्या हो जाएगा, वो घोष। सभी स्वर घोष है। और अंतस्थ घोष है, अंतस्थ में आ गया यर अलावा। और एक ठोक उष्मा, ह, ये भी क्या है, घोष है। घोष और अघोष कौन बता पाएगा, फिर से देखो। पूरे स्वर, पूरे स्वर क्या है, घोष है। पूरे अंतस्थ यर अलावा क्या है, घोष है। उष्मा में केवल एक ह, घोष है। इसके बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण भी क्या है, घोष है। तो इसका तीसरा ये देखो ग, ये देखो इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, ये है, ये प फ ब भ म, प देखो, प फ छोड़ दो, ब भ म, ये कंपन हुआ। तो जिससे कंपन हो गया, घोष तो है। अब जो बच गया वो क्या हो गया, घोष। क्या हो गया, अघोष। मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा वर्ग क्या हो जाएगा, अघोष। और ये देखो उष्मा का श श श, सॉरी तीनों सा किस में हो गया, अघोष। तो जो घोष नहीं हो क्या है बेटा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, श स स और स। ठीक है, ये देखो ये इतना हो गया घोष। देखो पहला और, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, और इसमें स स स, ये सब क्या है, अघोष। तो व्यंजनों को घोषत्व और अघोषत्व के तहत बांट सकते हो आप। ठीक है, चलिए। अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण, प्राण देने की काम कौन करता है, वायु। प्राण देने का काम कौन करता है, वायु। अरे भैया सांस लेना बंद कर दो, पार। सांस लेना बंद कर दो, क्या हो जाओगे, पार। ठीक है, तो मैं फिर वही क्या बोल रहा हूं आपको, अल्प प्राण और महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास या वायु की मात्रा अल्प होती है उसे अल्प प्राण कहते हैं, और जिसमें दबा के वायु निकलता है उसको महाप्राण कहते हैं। बोलने के समय जब उच्चारण के समय अल्प वायु निकले या प्राण वायु कम निकले, तब क्या कहलाता है, वो अल्प प्राण। और जब उच्चारण के समय, जब अपने, जब ये देखो महाप्राण, जिनके उच्चारण में श्वास ध्वनियों की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, महाप्राण। चलिए अल्प प्राण में आ जाइए। ठीक है, दूसरे शब्दों में जिन ध्वनियों के उच्चारण में हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं सुनाई देता। अब ये हकार क्या है समझाऊंगा आगे। ठीक है, हकार की ध्वनि सुनाई नहीं देता, उसे अल्प प्राण कहते हैं। हर एक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा, हर एक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण।
जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं सब क्या होते हैं? अल्प प्राण। दो चीजों पर ध्यान दीजिए। अल्प प्राण व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में वायु स्वर तंत्रियों से बहुत कम मात्रा में क्या हो, निकले, तब उसको क्या बोलते हैं? अल्प प्राण। इसी को बोला जाता है हकार की ध्वनि। देखो क ख, फिर ग के समय धीरे हो जाओगे ग, फिर गो जोर से बोलोगे घ, फिर बोलोगे अंगा। देखो ध्यान से, क ख दोनों के समय देखो, क ख ग ग अंगा। तो 3 बार आपको स्वर तंत्रियों से आवाज कम निकला, पहला, तीसरा और पांचवा, ये तीनों कहलाएंगे अल्प प्राण। और साथ में इसमें य र ल व, ये भी क्या है? अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब, प्राण का मतलब वायु, और अल्प का मतलब कम। जब कम वायु निकले तो अल्प प्राण। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जब अल्प प्राण है तो दूसरा और चौथा क्या होगा? महाप्राण। क्या होगा? महाप्राण। चलिए, महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास ध्वनियों की मात्रा अधिक होती है या हकार की ध्वनि सुनाई देती है, उसे देखो प्रत्येक चौथा और ऊष्मा श श श ह निकल रहा है, ये क्या हो जाएगा? ये लीजिए महाप्राण। दूसरा और चौथा ऐसे याद रखो, दूसरा और समस्त क्या? ऊष्मा व्यंजन समस्त। और एक में क्या था? 1 3 5 और समस्त अंतस्थ, ये थे अल्प प्राण, ये हो गए महाप्राण। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान आपको मैं बता चुका हूं 5। पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा होस्ट। ठीक है, कभी कभी कहां से निकलता है? नाक। तो यही कहलाएगा अनुनासिक और निर्नुनासिक। अनुनासिक और निर्नुनासिक। चलिए, मैं आपको, देखो ध्यान से, अब कुछ नहीं देखना, ये है कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होंठ। जब एक होता है नाक, अब देखो कंठ और तालु मिलेगा तो क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। कंठ और ओठ मिलेगा तो कंठोष्ठ। दांत और वोष्ठ मिलेगा तो दंतोष्ठ। ठीक है, चलिए, इतने आपके काम के नहीं है। मैं आपको स्वर को पहले देखो, आ ई, इसमें आएगा री, और इसी में आएगा देखो ए। कहा नहीं है कि इसमें ए और ए? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। मैं ये देखो, कंठ के साथ क्या मिला? ये देखो, ये जगह किसका है? तालु का। ई के साथ मैं बोला था ना ए। कंठ और तालु के मिलने से क्या बनेगा? कंठ तालव्य। बता चुका था। वैसे देखो, ऊ, और इसी में क्या बताया था? ओ औ। लेकिन मैं ये भी बोला था ये ओ का है, तो उधर से कंठ और ओठ मिलकर क्या बनेगा? कंठोष्ठ। ये हो गया ओ और औ। स्वर मैं पढ़ा चुका हूं आपको, आ ई ऊ, और ऊ के साथ क्या बताया था? ओ। लेकिन याद रखना, वो अकेले नहीं होगा, वो ज्वाइंट है बोला था। कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ। और वैसे ही बताया था कंठ और तालु। ठीक है, कंठ और तालव्य, तो ये हो जाएगा कंठ तालव्य। और ये स्वर खत्म हो चुका था। आप केवल व्यंजन में आइए। कहां पर आइए? व्यंजन में। व्यंजन में कंठ से 5 बता चुका हूं, पूरा क वर्ग। क वर्ग बोलने का मतलब क ख ग घ अंगा, ये क वर्ग, पूरा क वर्ग। और एक याद रखना, ये ह, श श श ह, श श श ह, कंठ से। ठीक है, और विसर्ग। विसर्ग मतलब अयोगवा, अम और आहा, अम और आहा। तो विसर्ग का मतलब क्या होता है? आहा। ये सब है कंठ के। तो स्वर को तो पहले याद रख लिए हो। व्यंजन में क्या बचा? क वर्ग पूरा, ह, क वर्ग पूरा और ह, क वर्ग पूरा और ह। और याद रखना विसर्ग, ये हो गया कंठ। तालु में याद रखना, तालु स्वर को तो भूल जाओ, च वर्ग पूरा। कौन सा? च वर्ग पूरा। यर लवा में या, और श श श में श। ये दो याद रखना। ये वैसे ही मूर्धन्य में इधर छोड़ दो, मूर्धन में ट वर्ग, ट ठ ड ढ अण। यर लवा में और श श श में, ये देखो र और श, र और
श। 2 बार लिख लेना, ये कभी नहीं भूलाएगा। स्वर को अलग, व्यंजन को अलग, स्वर को अलग और व्यंजन को अलग। इसके बाद देखो दांत। तो दांत में आपको याद रखना है बेटा त वर्ग पूरा, त थ द ध न, त थ द ध न, यर लव में ल और श श श में श। देखो लाइन से बिठाना, श श श, यही क्रम है, ये वाला बोल रहा हूं मैं। लेकिन ह नीचे नहीं, आगे ह कहां चल दिया, ऊपर। ह ऊपर हो गया, उसके बाद स स श। सबसे पहले आएगा शंकर वाला सा, फिर आता है शेष नाग वाला सा, फिर आता है सरोता वाला सा। ये क्रम पूछा था एक बार परीक्षा में। स को क्रम से जमाइए, तो श श श, ये हो गया। अब आ जाओ होठ। होठ में क्या आता है भैया, पहले तो प वर्ग आ जाओ, इधर छोड़ दो, स्वर पढ़ा चुका हूं मैं। पहले आ जाओ प वर्ग, प फ ब भ म, प फ ब भ म। राजस्थान टेट का पेपर बोले होठ नहीं होगा तो इनमें से किसको नहीं बोल पाओगे, टकराएगा ही नहीं तो कहां से निकले, ऐसे निकलेगा, फिर क्या नहीं होगा, प फ ब भ म। इसके बाद अब देखिए नासिक में क्या आता है, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर मतलब, अब ध्यान से आ जाओ, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर मतलब ये है पंचम अक्षर। नाक से आवाज निकलना चाहिए तब तो नासिका होगा। ड य अण न म, बोल के देखो, क्या मुंह के साथ नाक से आवाज आ रहा है, हाँ या ना? तो इसीलिए बोले पंचमा अक्षर नासिका होगा, ड य अण न म। इसके बाद जिसके साथ भी चंद्र बिंदु लगे, जिसके साथ भी क्या लगे, अनुनासिक बता चुका हूं मैं, मां, ईक, क्यों, मैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, नासिक। और ये होता है अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब बिंदु, चंद्र बिंदु बोलो चाहे बिंदु बोलो, मतलब एक ही है। ठीक है, आगे चलें। अब देखो कंठ और तालु, कंठ और तालु, तो कंठ और तालु मिलकर बनेगा ए ए। कंठ और ओठ ये मिलेगा ओ ओ। और एक याद रखना है दांत और होंठ, दांत और व व व व। ठीक है, उच्चारण के आधार पर सभी वर्णों का वर्गीकरण ये पढ़ा चुका हूं। कंठ का कहां से होता है, तालव्य, यही अभी जो पढ़ाया हूं यही है, ये सारा चीज वही है। ठीक है, चलिए वर्णमाला, इसको क्या पढ़ाने का है, यही तो पढ़ा रहा हूं। 11 ठो क्या होते हैं, स्वर। वर्तमान में 35 क्या होते हैं, व्यंजन। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई है, 35। कौन जो 2 ठो जुड़ गया है, ये क्या नाम है इसी का, उच्छिप्त व्यंजन। क्या नाम है इसका, उच्छिप्त। 25 4 29, 29 और 4 33 और 2 35, 35 और 11 कितने हो गए, 46, 46। 46 में 4 है संयुक्त व्यंजन, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये मूल व्यंजन नहीं है, लेकिन कैसे व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। और 2 ठोक हैं आयोगवाह, जो किसी के साथ योग ना हो उसी को क्या बोलते हैं, अयोग। जो योग ना हो उसी को क्या बोला जाता है, अयोगवाह। तो ये है अनुस्वर और विसर्ग, अम और आहा, अम और, यही क्या है, वर्णमाला। यही क्या है, वर्णमाला। देखिए लागत रूप से व्यंजनों की मूल संख्या 33 मानी जाती थी, लेकिन द्विगुण व्यंजन ड और ढ को इसमें शामिल नहीं किया गया था। परंतु वर्तमान में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने द्विगुण व्यंजन ड और ढ को मूल व्यंजन में शामिल कर लिया गया है। इस तरह मूल व्यंजनों वर्तमान में कुल संख्या 35 है। अगर 35 ऑप्शन में नहीं रहा सर, तब आंख बंद करके 33 ले लेना। बात समझ में आ गया? जब 35 ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आपको क्या लेना है, 33। ठीक है, अब देखो वर्ण विच्छेद, ये क्वेश्चन पूछता है आजकल। जैसे ये क्वेश्चन पूछा था भारतीय में, भारतीय को वर्ण, कितने वर्ण का यूज हुआ है भारतीय में, तो देखो देखो आधा भ और ये बड़ा आ, ये हो गया भा, ये दोनों मिलकर क्या बना, भा। र के लिए आधा र और अ,
आधा र और र, इधर देखो जाओ, ये भा हो गया खत्म, ये र हो गया खत्म, ये ती चाहिए, आधा ता में बड़ी ई, आधा ता में बड़ी भारती, और या आधा या में अ, आधा या में अ, ये हो गया भारती। वर्णों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही क्वेश्चन आया था व्यापम में, वर्णों की संख्या 8। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे ज्ञान, इधर देखो बेटा, कई जन नहीं बना पाएंगे क्योंकि ज्ञ, ये आधा ज और इया, आधा ज और इया, उसके बाद इसमें बड़ा आ लगेगा, आधा ज और इया में तो ज्ञ बना, और बड़ा आ के लिए आपको बड़ा अ जोड़ना पड़ेगा, ये हुआ ज्ञा, और न के लिए आधा न और अ, आधा न और अ, तो कितने वर्णों का यूज हुआ इसमें? 5। ये कुछ मैं एक्सरसाइज के लिए दे दूंगा, आप बनाते रहना इसको, ठीक है। ये जो छ है किससे किससे मिलकर बना होता है? आधा का और श से, ठीक है। इसका उपयोग क्षत्रिय, क्षमा, ये देखो क्षमा को ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं, ठीक है, यही बता रहा है बस। त्रा दो से मिलकर बना है, आधा ता और र से। हमेशा आधा कहाँ होगा? आगे की पीछे? आगे। हमेशा कहाँ होगा? आगे होगा। ये देखो ज्ञ में आधा ज और इया, स्र में आधा स और र, ये सब याद रखना है। संयुक्त व्यंजन ये हैं अक्षत्र ज्ञ, ये देखो क और श, त और र, ज और इया, श और र, ठीक है। 2 4 वर्ड देखो, क्षमा, क्षति, कक्षा, ये ली मात्राएं हैं, ये मात्राएं हैं, ठीक है। छोटी ई, छोटा अ का मात्रा नहीं होता, छोटा अ का मात्रा नहीं होता। तो मात्राओं की कुल संख्या कितनी होती है? 10। मात्राओं की कुल संख्या कितनी होती है? 10 होती है, ठीक है। 12 खड़ी, ठीक है, 12 खड़ी। क का की को कम कहा। अब देखो 12 खड़ी किसको बोलते हैं? अपने पास स्वर कितने हैं? 10 11 स्वर कितने हैं? इसमें री को हटा दो, अब कितने हुए? री को हटा देंगे तो 10, और 2 ठो जोड़ दो, कम और कहा, ये आयोग हुआ। अम और इसको जोड़ दोगे तो 12 खड़ी कहलाएगा। री को छोड़ दीजिए तो ये बच गया 10, का की कु के को कौ, कम और कहा, अम और आहा, तब ये 12 खड़ी कहलाता है। तब क्या कहलाता है ये? 12 खड़ी। र व्यंजन में उ और उ की मात्रा देखो, र में उ और उ लगाना, छोटा रू और बड़ा रू दिन बता रहा था, ये देखो ये र है, अगर मैं ये केवल ऐसे कर रहा हूं तो ये छोटा र है बेटा। अगर इसी र में, इसी र में यहां से घुमा के दूंगा, ये तब कहलाएगा बड़ा रू। तो ये हो गया छोटा रू, ये हो गया बड़ा रू, ठीक है। चलिए, पहला चैप्टर हिंदी का इस तरह समाप्त होता है।